हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम 12th की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सॉलिड स्टेट्स। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। 10+1 में हमने पढ़ा था अबाउट मैटर। मैटर क्या है, कितनी फिजिकल कंडीशंस में पाया जाता है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकली हम इनको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनमें से एक है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड होते क्या है, सब्सटेंस जो दिखने में हमें ठोस दिखाई देते हैं, जैसे हमारे पास पत्थर है, ईंट है, ये सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड्स आर जनरली रिजिड। किसी भी सब्सटेंस के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन किसी भी एक कंडीशन में आने के लिए दो मेजर फैक्टर काम करते हैं। उनमें से पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। पहला हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा हमारे पास है थर्मल एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में, किसी भी मैटर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, किसी भी मैटेरियलिस्टिक सब्सटेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल। एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। एम, किसी भी सब्सटेंस में एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, उससे कम है तो लिक्विड है, उससे कम है तो गैस है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल बहुत ही कम होता है। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट बिल्कुल दूसरा फैक्टर काम करता है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी वैसे तो हमें नाम से लगता है कि ये किसी हीट एनर्जी की तरफ इंडिकेशन देता है, लेकिन थर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, चाहे वो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है। अब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को नजदीक लाने का काम करता है, थर्मल एनर्जी है मोशन की वजह से उन पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने का काम करती है। यदि सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, थर्मल एनर्जी बहुत कम है, तो वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जिनके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है, उनके पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट नहीं करते हैं, वो सब्सटेंस हमारे लिए सॉलिड होते हैं। यदि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल का मूवमेंट फ्री है लेकिन वो अपनी बाउंड्री के अंदर ही चक्कर लगाते हैं तो वो सब्सटेंस लिक्विड है। यदि किसी सब्सटेंस के पार्टिकल फ्री मूवमेंट करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो सब्सटेंस हमारे लिए गैसियस सब्सटेंस होगा। जहां पार्टिकल का मूवमेंट होता है उन सब्सटेंस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। जो सब्सटेंस जिनके पार्टिकल्स फ्री मूवमेंट कर सकते हैं उन सब्सटेंसेस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। यदि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक ही जगह पे सिचुएटेड है, तो उन सब्सटेंस को हम रिजिड कहते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड सब्सटेंस हमारे लिए रिजिड क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं? ड्यू टू वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, थर्मल एनर्जी बहुत ही कम है, इसीलिए सभी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो रिजिड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करते हैं। कैसे? जैसे पहला है डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जैसे
हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और उसका शेप भी डेफिनिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ना तो चेंज होता है, जैसे ना कम होता है ना ही बढ़ता है, शेप भी अपना फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड आर रिजिड। जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो रिजिड होता है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं या एक्सट्रीमली लो कंप्रेसिबल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो कंप्रेस बहुत कम मात्रा में होते हैं। चौथा हमारे पास आता है पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ attraction between AIM, atom, ions and molecules. Force of attraction between atom and molecule is very high. बेसिकली हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी होती हैं सॉलिड्स की। अब हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो है सॉलिड कितने टाइप का होता है। जनरली सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स आर फॉल्स सॉलिड्स। इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली कि ट्रू सॉलिड क्या होते हैं और फॉल्स सॉलिड्स क्या होते हैं। इनके एग्जांपल हमने सॉलिड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉलिड्स आर रिजिड एंड गैसेस एंड लिक्विड आर फ्लूइड इन नेचर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास का, अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में किसी भी खिड़की में लगे हुए ग्लास को देखेंगे, जो 10, 20, 25 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है, खिड़कियों में लगे हुए ग्लास ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से वो मोटे हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो डाउन द ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। इनिशियली जब इनको लगाया जाता है तो ये इक्वल बराबर मोटाई के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इनके पार्टिकल टॉप टू बॉटम फ्लो करेंगे, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होने लग जाएंगे। तो जो सॉलिड फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है वो अमोर्फस सॉलिड कहलाता है। जैसे ग्लास है, हमारे पास प्लास्टिक है, ये दोनों अमोर्फस सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें, जिनके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते, जहां पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है हमारा सोडियम क्लोराइड। जो खाने का नमक होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस की बात करें तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिससे इनके प्रॉपर्टीज को हम एनालिटिकल तरीके से स्टडी करेंगे। अगर हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में बेसिकली ये डिफरेंस होते हैं। पहला है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, मतलब कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसकी शेप कैरेक्टरिस्टिक होगी। कोई टेट्राहेड्रल शेप का है, कोई ऑक्टाहेड्रल शेप का है, कोई मोनोक्लिनिक है, कोई ट्राइक्लिनिक है, कोई रोम्बोहेड्रल है। इस तरह की उनकी जो शेप होती है सब्सटेंसेस की वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फिक्स होती हैं।
लेकिन अमोर्फस सॉलिड्स में कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती, ये इनकी शेप उबड़ खाबड़ होती है, इरेगुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से हमारा मतलब है, यदि आपने कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिया है, अगर हम उसको हीट सप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा सब्सटेंस सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। जैसे अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा का पूरा लंप ही 150 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा लंप मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट्स ओवर ए रेंज, अगर हम अमोर्फस सब्सटेंसेस की बात करें तो वो एक रेंज पे मेल्ट होते हैं। मतलब सब्सटेंस किसी उनका एक तो पहली बात तो ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। रेंज पे मेल्ट होने का मतलब है सब्सटेंस 100 डिग्री पे यदि मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो पूरा लंप जाके 150 170, मतलब एक रेंज होती है जहां वो जाके मेल्ट होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऑन कटिंग विद शार्प टूल दे कट टू गिव प्लेन एंड स्मूथ कट। यदि आप उनको किसी धारदार टूल से, किसी औजार से काटते हैं तो जब उनको काटा जाएगा तो प्लेन कट आएगा। बुक्स में आप इसका डायग्राम भी देख पाएंगे कि जब आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को काटते हैं तो जहां से उसको काटा जाएगा वो दोनों सरफेस स्मूथ आएंगे। इट गिव्स इरेगुलर सरफेस। इनको जब किसी भी धारदार टूल से, शार्प एज्ड टूल से काटा जाता है, अमोर्फस सब्सटेंसेस कभी भी रेगुलर शेप में नहीं कटते हैं, वो इरेगुलर सरफेसेस देते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, अमोर्फस सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है एम। एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट काफी दूरी तक। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है लंबी रेंज तक इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सब्सटेंसेस एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब थोड़ी दूर तक यदि इनका अरेंजमेंट बन भी जाता है तो कुछ डिस्टेंस पे या कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद में इनकी जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, अमोर्फस सब्सटेंस है वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एनाइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है और आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। इनके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं। इन डिफरेंसेस में जो हमारे पास दो टर्म आई हैं, एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। मतलब जैसे हमने ब्लैक और ब्लू डॉट्स दिखाए हैं, इनको हम मानते हैं ये जो स्फेरिकल हमने मेंशन कर रखे हैं ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनका हो सकता है। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में इनको देखें, जैसे मैं इस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना चाहूं या फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना चाहूं तो दोनों डिफरेंट आती हैं। कैसे कि अगर मैं इस लाइन में देखता हूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ है, अगर इस लाइन में देखना चाहूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ अलग आता है। तो आप अलग अलग डायरेक्शंस में जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेंगे तो अलग अलग आएंगी। जैसे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में निकालना चाहें तो उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, इसलिए हम इनको एनाइसोट्रोपिक नेचर में काउंट करते हैं। ऑल द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles which possess different physical property in different directions। दूसरा हमारे पास है आइसोट्रोपिक नेचर। अमोर्फस सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी कोई भी एटम है वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना चाहें किसी भी डायरेक्शन में तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
सेम नहीं है, इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम आएगी। इसीलिए हम कहेंगे जितने भी अमोर्फस सब्सटेंस हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये तो हमारे पास था कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अब हमें जैसे हमने दो टाइप के सॉलिड पढ़े थे, पहला पढ़ा था क्रिस्टलाइन, दूसरा पढ़ा है अमोर्फस। हमारे पास क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दो टाइप के सॉलिड हैं। हमें इस यूनिट में केवल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड्स को ही पढ़ना है। अगले लेसन में हम क्रिस्टलाइन की टाइप्स पढ़ेंगे और इस लेसन को आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।